नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। पापा आपकी वजह से आस्था परेशान हो जाती है। दिन भर आपका चाय बनाते बनाते वह थक जाती है और बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं। आज से जब सबके लिए चाय बनेगा तब आप भी पी लीजिएगा। आस्था को अलग से चाय बनाने का ऑर्डर मत दिया कीजिए। धर्मेंद्र ने अपने पापा से कहा और अपने कमरे में चला गया। राम सिंह जी अपने बेटे के मुंह से अपमान भरे कड़वे शब्द सुनकर चुपचाप रह गए। सिर्फ एक चाय के लिए इतना सुनना पड़ता है। राम सिंह जी दुकान में जब काम करते थे तो चाय की लत लग गई थी। तब गौरी जी घर पर ही जब चाहो चाय बना देती थी। अब भी गौरी जी चाय बना सकती हैं, पर आस्था उससे भी ताना देती है कि आप चाय में दूध ज़्यादा डाल देते हैं। पापा जी सारा दूध चाय में पी लेंगे तो मेरे बच्चे क्या पिएंगे। आस्था की बातों से गौरी का मन भी आहत रहता था। तभी तो वह अपनी मर्जी से रसोई में कुछ भी नहीं बनाती थी। जो बहू ने कह दिया वह कर देती थी। उस दिन जब गौरी रसोई में रोटी बना रही थी तभी आस्था आकर रोटी को चेक करती है और बोलती है, मम्मी जी आपसे कितनी बार कहा है कि आप रोटी में ज़्यादा घी मत लगाया कीजिए। घी कितना महंगा आता है। अब इस उम्र में इतना घी खाकर कहाँ जाएंगे, अपच हो जाएगी और हमें फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ेगा। एक तो घी महंगा और ऊपर से डॉक्टर का बिल महंगा, दवाइयाँ भी महंगी पड़ती हैं। अपनी बहू की बातें सुनकर गौरी जी चुप हो गई। उस दिन के बाद वह घी को भी हाथ लगाने से डरती थी। रोटी भी बिना घी का लेती थी। हालांकि घी के बिना रोटी उनके गले से नहीं उतरती थी, फिर भी वह वैसे ही खाने की कोशिश करती थी और राम सिंह जी को भी समझा देती थी। एक दिन उनके घर पर बहू के मायके वाले आने वाले थे। आस्था तो सुबह से तैयारी में लगी थी। घर पकवानों की खुशबू से भर गया था। कचौरी हलवे की महक घर में फैली थी। तभी धर्मेंद्र आकर कहता है, पापा आप और माँ आज कमरे से बाहर नहीं आइएगा, या फिर किसी मंदिर या पार्क में चले जाइए। आस्था के चचेरे भाई और भाभी आ रहे हैं। बड़े पैसे वाले हैं और यहाँ रुकेंगे और खाना और नाश्ता भी यहीं पर होगा। रात तक निकल जाएंगे। आप लोग घर में रहेंगे तो आस्था अपने मायके वालों की खातिरदारी करेगी या आप दोनों को संभालेगी। धर्मेंद्र ऐसी गर्मी और धूप में हम बाहर कहाँ जाएंगे। फिर मुझसे और तेरे पापा से दिन भर बैठा भी नहीं जाता है। हम यहीं कमरे में रह लेंगे, कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। गौरी जी ने आश्वासन दिया। धर्मेंद्र ने कुछ सोचा, फिर कहा ठीक है, पर कमरे से बाहर नहीं आना, और यह कहकर उसने बाहर से ताला लगा दिया। दिन भर हो गए, खाना खाने का भी समय हो गया, पर ससुराल वालों की खातिरदारी में धर्मेंद्र भी भूल गया कि उसके माँ और पापा ने खाना नहीं खाया। पानी का जग भी खाली हो गया था। गौरी जी ने पानी के लिए दरवाजा खटखटाया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। थोड़ी देर बाद राम सिंह जी ने बेटे को फोन लगाया तो धर्मेंद्र जल्दबाजी में था। पापा जल्दी बोलो, मेरी मूवी छूट जाएगी। बेटा पानी नहीं और भूख भी लग रही है, दरवाज़ा खोल दो। ओ हम अभी तो आए हैं, आप थोड़ा सब्र नहीं रख सकते हैं? थोड़ी देर भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं? हम लोग आते हैं। और धर्मेंद्र ने फ़ोन रख दिया। दोनों दंपत्ति मन मार कर रह गए और रात को भूखे ही सो गए। हालांकि ऐसे में नींद आना मुश्किल था। रात को मेहमान जा चुके थे। सुबह दरवाजे पर आहट हुई और दरवाज़ा खुला तो गौरी जी को राहत की सांस आई। आस्था तेरे पिताजी रात भर से भूखे हैं, उन्हें खाना दे दो। रात का जो बच गया होगा वही दे दो, नहीं तो खाने में कुछ नहीं बचा है। मैंने भाई या भाभी को सारे खाने पैक करके दे दिया है। आपको जल्दी उठकर बोलना चाहिए था। अब सुबह सुबह मुझे भी 10 काम रहते हैं। अभी खाना बना रही हूँ, पहले यह ऑफिस चले जाएं, फिर खा लेना। इतने देर में आप यह बर्तन निपटा लीजिए। रात को देर से आए थे, बर्तन से सिंक भरा है। ऐसे में मुझसे तो खाना भी नहीं बनाया जा रहा है, आस्था चिढ़ते हुए बोली। गौरी जी मन मार कर बर्तन मांजने लगी। गर्म तवे पर बनते आलू के पराठे ने भूख को और भी बढ़ा दिया था। आस्था 4 पराठे बनाकर ले गई और धर्मेंद्र के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद बोलती है, आप और पापा जी के लिए नाश्ते में रोटी सेक लीजिए। आलू का मसाला खत्म हो गया है। गौरी जी बर्तन छोड़कर मुड़ी ही थी कि आस्था फिर बोली, पहले बर्तन तो मांज लीजिए। गौरी जी को बर्तन मांजने में बहुत देर लग गई।
गौरी जी ने फटाफट आटा लगाया और 4 रोटी और अचार लेकर कमरे में पहुंच गई। बड़ी देर लगा दी रोटी लाने में, मेरा तो पेट दर्द करने लगा है। राम सिंह जी यह कहकर रोटी खाने लगे। हालांकि बिना घी की रोटी खाने में मुश्किल हो रही थी, फिर भी वह खा रहे थे। गौरी जी की आंखें नम हो गई। जिस बेटे को सदा घी खिलाया उसी ने 2 समय खाने के लिए तरसा दिया था। शादी के 10 बरस बाद गौरी जी को एक बेटा हुआ था। धर्मेंद्र के आने से उनके जीवन का अकेलापन खत्म हो गया था। धर्मेंद्र घर का इकलौता और लाडला था। बस उसके मुंह से किसी चीज के निकलने की देर थी, वह हाजिर हो जाती थी। दुकान में ज्यादा कमाई तो नहीं थी, फिर भी वह कोशिश करते थे कि धर्मेंद्र की हर इच्छा पूरी हो। अपने बेटे को रोटी में घी लगाकर अच्छे से खिलाती थी, क्योंकि धर्मेंद्र सब्जी कम खाता था, उसे खिचड़ी और रोटी ही पसंद थी। दोनों में खूब घी लगता था। दोनों अपने बेटे को अच्छा खिलाते थे, चाहे खुद कम खा लेते थे। धर्मेंद्र पढ़ाई में भी अच्छा था, उसने मेहनत की और नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही रिश्ते आने लगे। आस्था बहुत सुंदर थी, वह एक नज़र में धर्मेंद्र को भा गई और उससे उसे शादी हो गई। आस्था के साथ शादी होते ही धर्मेंद्र उसके आगे पीछे रहने लगा, उसकी सुंदरता का पुजारी बनकर रह गया। वह जैसा कहती थी वैसा ही करता था, अपने माँ और पापा की परवाह नहीं करता था। बस आस्था जो बोल दे उसे ही सच मानने लगा था। अपने सास ससुर के खिलाफ वह धर्मेंद्र के कान भरती रहती थी। आस्था बहुत कंजूस प्रवृत्ति की लड़की थी। वह खुद पर और धर्मेंद्र पर कितना भी खर्च कर लेती थी, पर जहां सास ससुर पर खर्च करने की बारी आती वह महंगाई का रोना लेकर बैठ जाती थी। समय के साथ उसके 2 बच्चे भी हो गए। अब सास ससुर बूढ़े हो चले थे। बीमारी के प्रति लापरवाही ने राम सिंह जी और भी बीमार बना दिया। धर्मेंद्र ने उन्हें कभी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया, बस घरेलू इलाज से जीवन चल रहा था। अब उनसे अपनी दुकान पर भी बैठा नहीं जाता था और धर्मेंद्र के पास दुकान संभालने का समय नहीं था। जो भी सामान दुकान में था उसे बेचकर भी दुकान बंद कर दी। पहले दुकान की कमाई से हाथ में पैसा तो रहता था, पर अब उनके हाथ एकदम से खाली हो गए थे। 10 रुपयों के लिए बेटा बहू के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। दोनों की स्थिति दयनीय हो रही थी। बहू के साथ बेटा भी परवाह नहीं करता था। उन्होंने खाना खाया या नहीं, दवाई घर में है या नहीं, धर्मेंद्र को कुछ परवाह नहीं थी। दोनों बस कहने को अपने बेटे बहू के पास में रह रहे थे। हम कहीं और चलते हैं, मुझसे अब यहाँ रहा नहीं जाएगा, मेरा तो दम घुटता है। राम सिंह जी बोले। हाँ, मन तो मेरा भी करता है, इससे अच्छा तो भगवान हमें औलाद ही नहीं देता। 10 साल बाद औलाद इसलिए दी है कि ताकि हम बुढ़ापे में इतना दुख सहे और अपनी ही औलाद के हाथों इतनी तकलीफ झेले। इससे अच्छा तो हम बे औलाद अच्छे थे। खाने के लिए हमें तरसा देता है, दवाइयाँ लेकर नहीं देता है, कभी पास में आकर नहीं बैठता है। बहू को क्या दोष दूं जब बेटा ही कपूत निकल गया। मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, मुझे आत्मसम्मान से जीना है, गौरी जी ने रोते हुए बोली। मैं कर भी क्या सकता हूँ, आत्मसम्मान से जीने के लिए पैसा चाहिए, वह हमारे पास नहीं है। दुकान में माल नहीं है, पेंशन मिलती तो सिर उठाकर जी सकते थे, ना तो बेटा है और ना ही पेंशन। इन हालातों में हम क्या कर सकते हैं, हमारा जीवन तो अब ऐसे ही निकलेगा। अब और ही दिन कितने बचे हैं, इसी तरह से जी लेते हैं, हम बूढ़े और अब क्या कर सकते हैं, राम सिंह जी ने दर्द से कराहते हुए कहा। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमें हिम्मत जुटानी होगी। बेटे बहू के जूते में रोज रोज नहीं खा सकती हूँ, मेरा मान सम्मान सब आहत होता है, हमें अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करना चाहिए। गौरी जी बोली, सुनो जी, दुकान तो अपनी है, हम उसे बेच भी सकते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं अपने हुनर को बाहर लाऊं। आपको पता है कि मैं अचार कितना अच्छा बनाती हूँ, हम अचार का बिजनेस करें, उसमें कमाई भी बहुत अच्छी होती है। कमाई तो ठीक है, पर उसमें पैसा लगाने को भी चाहिए, घर भी रहने को चाहिए। हाँ वो तो है, गौरी जी फिर सोच में पड़ गई। फिर तभी खुशी से बोली कि मेरे पास कुछ गहने हैं, यह चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और कानों के झुमके भी हैं, जो अभी तक बहू की नज़रों से बचे हुए हैं। घर तो इन दोनों ने हथिया लिया, धोखे से हमारे हस्ताक्षर ले लिए थे, पर दुकान तो अभी भी आपके नाम पर है, हम वह भी बेच सकते हैं।
लेकिन यह सब योजना बनाने में समय तो लगेगा और किसी का सहारा भी चाहिए। मैं अकेला कितनी भागा दौड़ी करूँगा। राम सिंह जी बोले। हाँ, हम कुछ दिनों के लिए मेरी बड़ी बहन के घर चलते हैं, उनके बच्चे हमारी मदद कर देंगे। गौरी जी विश्वास से बोली। आस्था और धर्मेंद्र तुम्हारी बड़ी मौसी बुला रही हैं, हम कुछ दिनों के लिए वहाँ जाना चाहते हैं। हमेशा के लिए जाओ, कुछ दिनों के लिए ही क्यों, आस्था बोली। दोनों ने सामान पैक किया, रिक्शा किया और बस से बड़ी बहन के लिए चले गए। गौरी जी ने बड़ी बहन को सब बताया। उनके बच्चे उनकी सहायता करने को तैयार हो गए। राम सिंह जी को साथ लेकर वह चुपके से दुकान बेच आए। उसी शहर में एक कमरे वाला घर खरीद लिया। साथ में अचार बनाने को बर्तन और सामग्री भी ले ली। कुछ बर्तन और बिस्तर उनकी बहन ने दे दिया। 7-8 दिनों में सब अच्छे से हो गया। अपनी जान पहचान वालों से उनकी बहन ने ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। गौरी जी अचार बनाकर बेचने लगी। एक दिन धर्मेंद्र का फोन आया कि माँ वापस कब आ रहे हो, आस्था गिर गई है, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, डॉक्टर ने आराम बताया है, तो जल्दी आ जाओ, बच्चे और मुझे परेशानी हो रही है, खाना ही नहीं बनता है, हम लोगों को भूखे रहना होता है। अपने बेटे के मुंह से सुनकर एक बार तो वह भावुक हो गई, लेकिन दूसरे ही पल कड़क होकर बोली, हम दोनों वापस नहीं आ रहे हैं, अब यहीं रहेंगे। मौसी के पास में ही घर ले लिया है, दुकान बेच दी है और अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। अभी हमारे पास पैसे हैं, जो दुकान बेचकर मिले थे उनसे काम चला लेंगे। बहू से कहना अब आराम से खूब पैसे बचाए, अब उसे हमारा खर्च इतनी महंगाई में नहीं झेलना पड़ेगा। माँ बाप बड़ी मुश्किल से बच्चों को अपेट पालते हैं और वही बच्चे उन्हें 2 रोटी के लिए तरसा देते हैं। तुझे हमने नाजों से पाला था, हमने कहा क्या चूक हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। धर्मेंद्र यह सुनकर गुस्सा हो गया। आपने दुकान कैसे बेच दी? मैं उसे किराए पर देने वाला था, वह मेरे पति की दुकान थी, उस पर तेरा कोई हक नहीं है। गौरी जी ने तुरंत जवाब दिया। बहू ने आते वक्त कहा था कि कुछ दिनों के लिए क्यों, हमेशा के लिए चली जाओ, तो हम आ गए। गौरी जी ने फोन रख दिया। उनका अचार का बिजनेस चल निकला। उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे और अब उनके नाम ब्रांड के साथ अचार के डिब्बे मॉल में बिकने लगे। कुछ ही महीनों में उनके दिन बदल गए। अब उन्होंने नौकर चाकर रख लिए थे। वह अपनी निगरानी में उनसे अचार बनवाती थी। उनकी अच्छी आमदनी होती थी। अपने माँ बाप के पास इतना बढ़ता पैसा और नाम देखकर आस्था और धर्मेंद्र माफ़ी मांगने आए, पर गौरी जी और राम सिंह जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। दोस्तों, इंसान हर दुख झेल जाता है अगर उसका परिवार साथ हो, मगर अपने ही बच्चे दुख देने लगे तो बूढ़े माँ बाप की हिम्मत टूट जाती है। जिनको पेंशन मिलती है वह तो सम्मान से जी लेते हैं, पर जिनको पेंशन नहीं मिलती है उनको अपने ही बेटे बहू के हाथों रोज अपमानित होना पड़ता है। हर चीज के लिए तरसना होता है। समाज में अब वृद्धों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पढ़े लिखे समाज को इस बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।